आईएसओ स्टैंडर्ड के कंपैरिजन सेशन में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। सेशन चल रहा है क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 9001 2014 एंड आईएसओ 9001 2015। कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन तीनों स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन करेंगे। पर्पज है कि कौन से क्लॉज में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है, इस चीज को हम लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। आज का जो कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो क्लॉज नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं 4.2.3, 4.2.4 एंड 4.4। इन क्लॉजेस का कंपैरिजन आज हम करेंगे। तो ये चीजें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रीज में या जो आईएसओ से रिलेटेड दोस्त हैं उनको ये पता लग जाए कि किस क्लॉज में क्या बदलाव किया गया है। पिछले वाले वीडियो में हमने क्लॉज लिए थे कंपैरिजन के लिए 4.2 और 4.2.2 पर चर्चा की थी, और आज का जैसा कि मैंने बताया है 4.2.3, 4.2.4 एंड 4.4 क्लॉज पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें चार लंबी लंबी स्लाइड पर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एंड के क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी किए हम कोशिश करते हैं आज का कंपैरिजन करने की। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि कंपैरिजन हम आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 9001 2014 एंड आईएसओ 9001 2015 के स्टैंडर्ड्स के बीच में कर रहे हैं कि किसमें क्या बदलाव हुआ। तो यदि हम 2008 का डिटेल्स देखते हैं आईएसओ 9001 2008 में, तो क्लॉज नंबर 4.2.3 2008 में था कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी दस्तावेजों का नियंत्रण। तो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स फॉर कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजी के दस्तावेजों के नियंत्रण के लिए प्रलेखित प्रक्रिया, यानी ये चीज इसमें डिटेल में दी गई थी, जिसमें एबीसीडी में डिटेल दिया हुआ है, जिसको मैं एक एक करके आपको डिस्कस करने की, आपको समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। अप्रूवल बिफोर इशूइंग, यानी जारी करने से पहले अनुमोदन होना जरूरी है। ए पॉइंट बता रहा है, 2008 की बात कर रहे हैं। और बी पॉइंट में है रिव्यू, अपडेट एंड री अप्रूवल, समीक्षा, अद्यतन तिथि और पुनः अनुमोदन, ये चीज जरूरी है। सी पॉइंट कहता है, ये कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत है। सी पॉइंट कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंजेस एंड करंट रिवीजन स्टेटस, परिवर्तन की पहचान और वर्तमान संशोधन तिथि। डी कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिलीवेंट वर्जन्स ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स एट पॉइंट्स ऑफ यूज, यानी उपयोग के की जगह पर, उपयोग के बिंदु पर लागू दस्तावेजों के प्रासंगिक संस्करणों की उपलब्धता, ये सुनिश्चित करनी है। ई पॉइंट कहता है लिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन, और दस्तावेजों और पहचान, यानी दस्तावेजों की पहचान और पढ़ने योग्य होने चाहिए, यानी वो रीडेबल होने चाहिए। एफ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिनल ओरिजिन,
बाहरी मूल के दस्तावेजों का नियंत्रण, जो बाहर का जैसे सप्लायर है, आपका वेंडर है, उसके दस्तावेजों का, उसके डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल। जी पॉइंट कहता है प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट्स एंड suitable identification of such documents retained for any purpose, यानी अप्रचलित, जो यूज में नहीं है, दस्तावेजों के, डॉक्यूमेंट्स के उपयोग की रोकथाम। जो प्रयोग में नहीं है तो उनको रोकना तो होगा ही ना, वो तो कहीं शॉप फ्लोर पर या किसी वर्क प्लेस पर नहीं जाना चाहिए। और किसी भी उद्देश्य के लिए रखे गए दस्तावेजों की उपयुक्त पहचान, उनकी पहचान कर लेना चाहिए। तो 2008 का अगली स्लाइड में, अभी एबीसीडी ये पॉइंट है, यहाँ हमने जी तक कर लिया है, इसके आगे वाला पॉइंट अभी वहां पर डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। अब यही पैरेलली हम 2014 की बात करते हैं। तो 2014 में ये जो क्लॉज है 4.3, यानी 4.3 के रूप में आया, यानी 4.2.3 2008 में था, तो इसकी जगह 14 में 4.3 आया, और उसका टाइटल क्या हुआ, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्यूएमएस के दायरे का निर्धारण। अब इसके भी अलग अलग डिटेल्स पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर लेते हैं। The organization shall determine the boundaries and applicability of the quality management system to establish its scope। संगठन अपना द्वारा स्थापित करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सीमाओं और प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा, यानी ये चीज ऑर्गेनाइजेशन को करना है। आगे, when determine this scope the organization shall consider, जब ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें डिटरमाइन करेगा तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि कंसीडर करने वाले हैं। ए द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज रिफर्ड इन 4.1, क्लॉज नंबर 4.1 को रेफर कर रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज के लिए। बी पॉइंट द requirement of relevant interested parties referred to in the 4.2, यानी 4.2 कहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टी के लिए बात करता है। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सी पॉइंट है। सी पॉइंट में कह रहा है द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उत्पाद और सेवाएं। वेयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विद इन द डिटरमाइंड स्कोप कैन बी अप्लाइड, देन इट शैल बी अप्लाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जहां निर्धारित दायरे के भीतर इस अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकता लागू की जा सकती है तो इसे संगठन द्वारा लागू किया जाएगा। इस स्लाइड का भी पार्ट आगे वाली स्लाइड में ये कंटिन्यूअस है, अभी कंटिन्यू रहेगा। अब यही चीज हम अगर 2015 में आईएसओ 9001 2015 के स्टैंडर्ड में देखें तो 4.3, हालांकि ये 14 और 15 में कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर दिखाया गया है जो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। डिटरमाइनिंग 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के दायरे का निर्धारण कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इस्टेब्लिश इट्स स्कोप, इसके स्कोप को ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा। When determining the scope, the organization shall consider, जब ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों को डिटरमाइन करेगा
तो उसमें जो पॉइंट्स कंसीडर करने वाले हैं उन पर हम ये बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर ए, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज रेफर्ड टू इन 4.1, यानी क्लॉज नंबर 4.4 में संदर्भित बाहरी और आंतरिक मुद्दों को दर्शाया गया है। बी पॉइंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ रेफर टू इन 4.2, यानी 4.2 में संदर्भित प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों की आवश्यकताओं को बताता है। पॉइंट सी, द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के उत्पाद और सेवाएं। द ऑर्गेनाइजेशन shall apply all the requirements of this international standard if they are applicable within the determined scope of its quality management system, यानी संगठन इस अंतरराष्ट्रीय मानक की सभी आवश्यकताओं को लागू करेगा यदि यदि वे इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के निर्धारित दायरे में लागू होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये बदलाव इसमें 15 में आ गया है, जो कि यहाँ 14 और 8 में नहीं है। तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। द स्कोप ऑफ द organization quality management system shall be available and be maintained as documented information. The scope shall state the types of products and services covered and provide justification for any requirement of this international standard that the organization determines it is not applicable to the scope of its quality management system। कहने का तात्पर्य है कि संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का दायरा उपलब्ध होगा और इसे प्रलेखित जानकारी के रूप में बनाए रखा जाएगा द्वारा कवर किए गए उत्पादों और सेवाओं के प्रकार को बताएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कवर किए गए उत्पाद और सेवाओं को भी बताएगा और इस अंतरराष्ट्रीय मानक की किसी भी आवश्यकता के लिए औचित्य प्रदान करेगा जो संगठन निर्धारित करता है कि इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के दायरे पर लागू नहीं है। ये अभी और आगे है अगली स्लाइड में। ये पीछे वाले पॉइंट 4.2.4 यानी कंट्रोल रिकॉर्ड्स 2008 में 4.2.4 क्लॉज जो था वो कंट्रोल रिकॉर्ड्स यानी नियंत्रण रिकॉर्ड के लिए बात कर रहा है। नंबर 1, रिकॉर्ड्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ conformity of requirements, रिकॉर्ड आवश्यकताओं की अनुरूपता का प्रमाण प्रदान करते हैं। नंबर 2, रिकॉर्ड्स shall be legible, identifiable and retrievable, रिकॉर्ड सुपाठ्य, पहचानने योग्य और पुनर्प्राप्ति योग्य होने चाहिए, यानी उनको हम अच्छे से पढ़ सके, पहचान सके और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसको प्राप्त कर सके। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट कहता है प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स कवरिंग आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, रिट्रीवल, डिटेक्शन, टाइम एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी तीसरा पॉइंट के हिसाब से कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स में है पहचान, भंडारण, संरक्षण, पुनर्प्राप्ति, प्रतिधारण, समय और अभिलेखों के निपटान को कवर करने वाले अभिलेखों के नियंत्रण के लिए प्रक्रिया है। तो ये 2008 का था। अब 2014 में अगर है तो वही वाला पॉइंट आगे चल रहे हैं जो पीछे हमने दिखाया था। इसमें यहाँ तक हम सी तक आ गए थे और सी के बाद में आगे वो पॉइंट
यहीं से आगे कंटिन्यू है कि इफ एनी रिक्वायरमेंट ऑफ this international standard cannot be applied, this shall not affect the organization ability of responsibility to ensure conformity of products and services. यदि इस अंतरराष्ट्रीय मानक की कोई आवश्यकताओं को लागू नहीं किया जा सकता है, यदि इस अंतरराष्ट्रीय मानक की कोई आवश्यकता को लागू नहीं किया जा सकता है, तो यह उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए संगठन की क्षमता या उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई ISO 9001 की आवश्यकताओं को लागू नहीं करता है कोई भी संगठन, तो उसमें जो उत्पाद और सेवाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए संगठन क्षमता या उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। द स्कोप शैल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन स्टैंड द दायरा उपलब्ध होगा और वह बताते हुए दस्तावेजी जानकारी के रूप में बनाए रखा जाएगा। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कवर्ड बाय द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कवर किए गए उत्पाद और सेवाएं। जस्टिफिकेशन फॉर एनी इंस्टेंस where a requirement of the international standard cannot be applied। किसी भी उदाहरण के लिए औचित्य जहां इस अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकता लागू नहीं की जा सकती है। अब हम 2015 के अगर तरीके से देखते हैं तो वो भी पीछे वाली स्लाइड से कंटिन्यूएशन में चला आ रहा है। यहाँ तक हमने कर लिया था, यानी सी पॉइंट भी हमने यहाँ कवर किया था। अब आगे देखते हैं कि कंफर्मिटी टू दिस इंटरनेशनल में only be claimed if the requirements determined as not be applicable do not affect the organization ability or responsibility to ensure the conformity of its products and services and the enhancement of कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप होने का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब लागू नहीं होने के रूप में निर्धारित आवश्यकताएं अपने उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता सुनिश्चित करने और ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि करने के लिए संगठन की क्षमता या उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करती है। क्लॉज नंबर 4.2 क्या कहता है 2015 में? अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी इच्छुक पार्टियों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना। वो क्या है? ड्यू टू देयर इफेक्ट और पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू consistently provide products and service that meet customer and applicable statutory and regulatory requirement the organization shall consider। यानी ग्राहक और लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं को लगातार प्रदान करने की संगठन की क्षमता पर उनके प्रभाव या संभावित प्रभाव के कारण संगठन निर्धारित करेगा। पॉइंट ए में कहता है द इंटरेस्टेड पार्टीज डेट आर रिलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इच्छुक पार्टियां जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रासंगिक हैं। बी पॉइंट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज interested parties that are relevant to the quality management system। इन इच्छुक पार्टियों की आवश्यकताएं जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रासंगिक हैं। The organization shall monitor and review
information about these interested parties and their relevant document। संगठन इन इच्छुक पार्टियां और इनकी प्रासंगिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी की निगरानी और समीक्षा करेगा। तो 2008 का तो ये क्लॉज यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन 14 और 15 का कंपैरिजन अभी आगे जारी है। क्लॉज नंबर 4.2 कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट 2014 में, यानी ISO 9000 में 2014 में क्लॉज नंबर 4.4 कहता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस। 4.4 में जो टाइटल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेस, गुणवत्ता प्रणाली, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और इसकी प्रक्रियाएं क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन सेल establish, implement, maintain and continuously improve a quality management system, including the processes needed and their interactions in accordance with the requirement of the international standard। संगठन इस अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं और उनकी बातचीत सहित एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और लगातार सुधार करेगा। ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द processes needed for the quality management system and their application throughout the organization। organization and cell determine, संगठन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और पूरे संगठन में उनके आवेदन का निर्धारण करेगा और निर्धारित करेगा। ये दोनों चीजें हैं। इसके लिए क्या करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को? पॉइंट नंबर 1, द इनपुट्स रिक्वायर्ड एंड द आउटपुट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज प्रोसेस, आवश्यक इनपुट और इन प्रक्रियाओं में अपेक्षित आउटपुट। बी पॉइंट, द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेस, इन प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध अंतःक्रिया क्रम से जो होना चाहिए, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, एकदम से सीक्वेंस में जो प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। द क्राइटेरिया, मेथड्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट्स and related performance indicators needed to ensure the effect and control of these processes। इन प्रक्रियाओं के प्रभावी संचालन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए माप और संबंधित प्रदर्शन संकेतों सहित मापदंड के तरीके। तो ये था 2014 का। अभी आगे हम 15 में भी यही कर लेते हैं। तो 15 में क्या कहता है? क्लॉज नंबर 4.4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और इसकी प्रक्रियाएं। 4.4.1 क्लॉज नंबर यहाँ पर आया है 4.4.1, द ऑर्गेनाइजेशन सेल एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड continuously improvement a quality, continually improve a quality। संगठन एक गुणवत्ता की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और लगातार सुधार करेगा। वो कैसे करेगा, वो चीज आप देख लीजिए। मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड द प्रोसेस नीडेड एंड देयर इंस्ट्रक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इस प्रबंधन प्रणाली इस अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं और उनकी बातचीत सहित करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइन द प्रोसेस नीडेड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल। वो कौन कौन से जो है करने हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन प्रोसेस नीडेड में वो होगा संगठन गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और पूरे संगठन में उनके आवेदन का निर्धारण करेगा। और पॉइंट ए,
determine the inputs required and the outputs expected from these process। आवश्यक इनपुट और इन प्रक्रियाओं से अपेक्षित आउटपुट निर्धारित करेंगे। बी पॉइंट है डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेसेस। इन प्रक्रियाओं के अनुरूप और बातचीत का निर्धारण। सी पॉइंट है determine the apply the criteria and method including monitoring measurements and related performance indicators needed to ensure the effective operation and control of these processes। इन प्रक्रियाओं के प्रभावी संचालन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मापदंडों और विधियों, निगरानी, माप और संबंधित प्रदर्शन संकेतों को सहित को निर्धारित और लागू करेगा। तो ये था, देखिए 2014 और 15 में खास कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा इनमें इन्होंने एक डिटेल बढ़ा दिया है बस। अभी आगे हम इसी का कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। तो पीछे वाली जो स्लाइड थी 14 का हमने सी पॉइंट तक कर लिया था, सी के बाद में डी आ रहा है। तो द resources needed and ensure their availability। आवश्यक संसाधन और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। द असेसमेंट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज फॉर दीज प्रोसेसेस। इन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदारियों और अधिकारियों को असाइनमेंट करेगा, उनको निर्धारित करेगा। पहला ये डी हुआ, दूसरा ई हुआ। अब एफ की बात कर रहे हैं। तो द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 6.1 एंड प्लान एंड इम्प्लीमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शंस टू एड्रेस देम। यानी क्लॉज नंबर 6.1 की आवश्यकताओं के अनुसार जोखिम और अवसर और उन्हें संबोधित करने के लिए प्रयुक्त कार्यों की योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। पॉइंट नंबर जी, द मेथड फॉर मॉनिटरिंग मेजरिंग एज appropriate and evaluation of processes and if needed the changes to processes to ensure that they achieve intended result। यानी प्रक्रिया की निगरानी, मापने, उचित और मूल्य के तरीके और यदि आवश्यक हो प्रक्रियाओं में परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इच्छित परिणाम प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर एच, अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रक्रिया और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में सुधार के अवसर। The organization shall maintain documented information to the extent necessary to support the organization of processes and retain documented information to the extent necessary to have confidence that the processes are being carried out as planned। संगठन प्रक्रियाओं के संचालन का समर्थन करने के लिए आवश्यक हद तक प्रलेखित जानकारी को बनाए रखेगा और प्रलेखित जानकारी को इस विश्वास के लिए आवश्यक सीमा तक बनाए रखेगा कि प्रक्रियाओं को योजना के अनुसार किया जा रहा है। यानी ये संगठन सुनिश्चित करेगा कि जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, वो हमारी योजनाओं के अनुसार ही चल रही है। तो ये बात था 2014 के लिए। अब 2015 में पीछे वाला पॉइंट जो था हमारा सी था, सी तक हमने यहाँ डिस्कस किया था। अब हम डी पर चलते हैं इधर। तो डी कहता है 2014 में क्लॉज नंबर कौन सा था? क्लॉज नंबर 4.1 के लिए बात थी। डी में डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीडेड फॉर दीज प्रोसेसेस एंड इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। इन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। पॉइंट नंबर ई,
assign the responsibility and authorities for the processes, इन प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायित्व और अधिकार सौंपना। F, address the risk and opportunity as determined in accordance with the requirement of 6.1, 6.1 की आवश्यकताओं के अनुसार, जो 6.1 क्लॉज कहता है उसकी जो आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित जोखिम और अवसरों को संबोधित करें। G, evaluate these processes and implement any changes needed to ensure that these processes achieve their intended result, इन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को लागू करें कि ये प्रक्रियाएं अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करें। H, improve the processes and the quality management system, प्रक्रियाओं और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में सुधार। तो साथियों, मैं आशा करता हूं और पूर्ण विश्वास करता हूं कि जो मैंने ये डिटेल डिस्कस किए क्लॉज नंबर 4.4 और 4 यानी क्लॉज नंबर 4 के जो डिस्कस किए, इनके आप लोग की समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि मेरी गलती और जो कुछ मिस्टेक होगी वो माफ करिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने सुझाव, अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं वीडियो वॉच करने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आगे वाले वीडियो में हम क्लॉज नंबर 5 से लेकर के, यानी 5 से लेकर के 5.1.2 पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोग अपना रखिए ख्याल, बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं कि आप हमें अपने प्यारे कमेंट्स और सुझाव भेजते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना रखिए ध्यान, और मुझे अगले वीडियो तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, आपका दोस्त नासिर खान आपसे विदा लेता है। गुड नाइट, थैंक यू।